हे गाइस, दिव्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और काफी दिनों बाद ना ट्रांसफर मार्केट में हलचल मची और हमारे पास लेजिट स्टोरीज है डिस्कस करने के लिए। और अगर पहली अपडेट की बात करें तो आते हैं यहाँ पर हैरी केन को लेके। अब देखो, हाल ही में यहाँ पर बायर्न के अंदर एक मीटिंग हुई थी। अब तुमको पता है बायर्न में भी यहाँ पर काफी सारे डिस्कशन इस समय चल रहे हैं कि जैसे अगर लूकास हर्नांडेस की बात करें तो वो यहाँ पर पीएसजी ज्वाइन कर रहा है, जिसमें दोनों क्लब्स के बीच अब एग्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट बहुत जल्दी आ जाएगी। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर मिडफील्डर वो लेके आ गए हैं और अब यहाँ पर वो लूकास हर्नांडेस को भी रिप्लेस कर चुके हैं राफेल गुरेरो से फ्रॉम डॉर्टमुंड। लेकिन अभी भी जो एक प्रायोरिटी है ना, वो यहाँ पर अनचेक्ड है और वो कोई और नहीं बल्कि स्ट्राइकर की प्रायोरिटी। और ऐसे में यहाँ पर विक्टर ओसिमन को डिस्कस किया गया, फिर लाहोविच को डिस्कस किया और अब यहाँ पर दोनों को ही डिस्कार्ड करके हैरी केन को नंबर 1 प्रायोरिटी बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर ना की पॉइंट जो इस समय मीटिंग से निकल के आ रहे हैं वो ये है कि पहली चीज तो ये है कि हैरी केन को साइन करने की जो अर्जेंसी है वो बायर्न में आज से पहले कभी इतनी नहीं थी जितनी आज हमको देखने को मिल रही है। दूसरी चीज ये है कि हैरी केन को लेकर अब एक ऑप्टिमिस्टिक ये भी है कि जहां हैरी केन अभी तक इंग्लैंड में रहने की बात कर रहा था, शायद से पहली बार अब वो हैरी केन बाहर के मार्केट या फिर बाहर के फुटबॉल को भी ट्राई करना चाहता है। अब खैर इसके रिगार्डिंग यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज है कि हैरी केन का जो ड्रीम क्लब था या फिर जो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था या फिर कन्विंसिंग प्रोजेक्ट था वो रियल मैड्रिड था। लेकिन रियल मैड्रिड तो नहीं हुआ, तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर बायर्न म्यूनिख अब उसकी नेक्स्ट प्रेफर्ड चॉइस है। अगेन मैं कन्फ्लिक्टिंग और मल्टीपल रिपोर्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं है कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। इसी के साथ जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि बायर्न ये भी मानती है कि देखो यार, सीधी सी बात है, अपन जिससे नेगोशिएट करेंगे वो बेवकूफ आदमी है, वो गलीच आदमी है, तो वो बहुत दिमाग खराब करेगा। लेकिन अल्टीमेटली उसको भी पता है कि हैरी केन के लिए अगर हम अच्छा पैसा दे गए, जो कि वो चाहते हैं कि 100 मिलियन से कम हो, और ऐसे में वो डायरेक्ट राइवल भी नहीं है, तो यहाँ पर बायर्न का इस डील को कंप्लीट करने का एक प्रॉपर सेंस बनता है। एंड फाइनली यहाँ पर हैरी केन को जो पर्सनल, आप कहते हैं ना, एक नैरेटिव है, एक परसेप्शन है कि भाई अब ट्रॉफी नहीं जीतूंगा तो कब जीतूंगा। ऐसे में यहाँ पर काफी लोग ये मानते हैं कि बायर्न शायद से इस बार इस ऑपरेशन में सक्सेसफुल हो जाए। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब दूसरी न्यूज की, तो भाई ये थोड़ा सा वियर्ड है, पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड मेसन माउंट को लेके इस समय सोच क्या रही है। अब देखो, आज के एपिसोड में हम लोग मेसन माउंट पे बात नहीं करेंगे क्योंकि मामला अभी भी वही है, ना इधर को जा रहा है और ना इधर को जा रहा है। लेकिन ऐसे में यहाँ पर मेसन माउंट को लेके जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की तैयारी चल रही है कि भाई ठीक है, अगर ये नहीं आया तो हम किसको लेके आएंगे। ऐसे में यहाँ पर आंद्रे राबियो एक बहुत बढ़िया प्लेयर है जो वर्थ डिस्कशन था। लेकिन इसमें दिक्कत की बात ये थी कि राबियो और उसकी मदर जो वेरोनिका, आई थिंक जो उनकी एजेंट है, उनका हिसाब भी किलियन एम्बापे की तरह ही है, बस छोटे लेवल पे। अब राबियो की बात करें तो पर्टिकुलरली अभी वो यूवेंटस के प्लेयर है जिसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। तुम सोचो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर हम रिपोर्टेड टर्म्स की बात करें तो उन्होंने यूवेंटस से ज्यादा पैसा दिया है, लगभग 200,000 यहाँ पर उन्होंने पर वीक की सैलरी दी है। लेकिन फिर भी अब ये बताया जा रहा है, यहाँ पर डी मार्जियो ने भी कंफर्म कर दिया और यहाँ पर फेब्रिजियो ने भी कंफर्म किया कि राबियो यूवेंटस का ही प्लेयर बनने वाला है और उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड को रिजेक्ट कर दिया। अब देखो, जब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। देखो, उसके पीछे दो ही चीज हो सकती है। अगर आप डी मार्जियो की स्टेटमेंट को देखोगे या फेब्रिजियो की स्टेटमेंट को देखोगे तो उसमें ये तो लिखा हुआ है कि उसने यूवेंटस को पसंद किया या फिर यानी कि इनकी नेगोशिएशन फाइनल स्टेजेस पे है। लेकिन उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक फॉर्मल ऑफर आया है। यस, फेब्रिजियो रोमेनो की बात करें, एथलेटिक की बात करें, तो उन सब ने इंटरेस्ट की बात करी है। लेकिन ऑफ कोर्स तुम्हें पता है कि मीडिया में इंटरेस्ट और फॉर्मल ऑफर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ऐसे में यहां पर सवाल इस चीज का आता है कि या तो शायद से कभी ऑफर गया ही नहीं था और ये सिर्फ पीआर टीम है, ये सिर्फ एक सिस्टम बनाया गया कि हाँ भाई यूवेंटस को रखा है, उसने यूनाइटेड को रिजेक्ट कर दिया है। या फिर दूसरी चीज ऐसी हो सकती है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि शायद से अगर लाइक तुम भाई, ऐसा भी हो सकता है कि ऑफकोर्स उसने सही में रिजेक्ट कर दिया हो, लेकिन इसके लाइक कन्विंस करने वाले जो पॉइंट्स है ना, वो यार इतने सही में कन्विंस कर नहीं पाएंगे क्योंकि अल्टीमेटली आप देखो कि यूवेंटस के पास चैंपियंस लीग भी नहीं है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास चैंपियंस लीग भी है। तो ऐसे में आपको ये समझना पड़ेगा कि शायद से ये चीज हो सकती है कि राबियो को यहां पर रेगुलर प्लेइंग टाइम दिया जा रहा था और ये चीज मैनचेस्टर यूनाइटेड पॉसिबल नहीं होती, जहां पर कासिमिरो भी है, जहां पर अभी एरिक्सन भी है, जहां पर अभी यहाँ पर मेसन माउंट भी आ जाएगा और यहाँ पर अभी बाकी सारे प्लेयर भी आ जाएंगे। ऐसे में यहाँ पर राबियो को शायद से एक प्रॉपर गेम टाइम नहीं मिलता। और इसके अलावा तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पता है मेरे को एक चीज से दिक्कत और है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जिस तरीके से ऑल्टरनेटिव, ये जिस तरीके से ट्रांसफर मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, साफ दिख रहा है। मतलब एक दो चीजें हैं कि एक तो आपके ऑल्टरनेटिव गुड इनफ ही नहीं है। मतलब अगर आप मेसन माउंट के ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो या फिर आप किसी भी
कैटेगरी के प्लेयर को ढूंढ रहे हो तो एटलीस्ट वो 7-8 तो होने चाहिए, आप लेके आ रहे हो 5-4। दूसरी चीज आ रही है कि यहाँ पर अब देखो मैं 5-4 पर्टिकुलरली राबियो के केस में नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप बाकी के केस में कहो, दूसरी चीज है कि फॉर्मर आईएक्स प्लेयर, मतलब अगर राइट बैक चाहिए आईएक्स प्लेयर उठा लो, मिडफील्ड चाहिए फॉर्मर आईएक्स प्लेयर उठा लो। भाई ये शॉर्ट टर्म पे सही था, एक वो वाली वाइब आती है ना कि वुल्व्स में सारे पोर्चुगीज प्लेयर हैं, रियल मैड्रिड में सारे ब्राजीलियन प्लेयर हैं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत डीप डाइव रिसर्च होती है, एक स्काउटिंग होती है। यहां पर तो कुछ हो ही नहीं रहा, यहां पर तो आईएक्स से उठा लो इसको। देखो एंटनी तक ठीक था, उसके बाद अगर हम बाकी प्लेयर्स की बात करें, चलो एक बार को वो भी मान के चलते हैं कि वो भी ठीक है कि चलो भाई ये इसके अंडर खेल लेगा, खेला हुआ है या फिर काम हो जाएगा। अब आप सारी ही पोजीशन पे फॉर्मर आईएक्स प्लेयर को ढूंढ लोगे कि हाँ भाई ठीक है काम करते हैं, तो लेमर को भी ले लेते हैं, हम कुडूस को भी ले लेते हैं। हम अगर आपने उस पर एक अच्छी स्काउटिंग करी है देन इट्स गुड, बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में मैनचेस्टर यूनाइटेड में ये चीज नहीं देखी जा रही। और उसके ऊपर से जब आप सेल्स का तड़का लगा देते हो कि कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक, तो आप दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। खैर इसी के साथ यार बात करें आप थोड़ी सी हमारी सास बहू के सीरियल यानी कि पीएसजी से और बिलवेड क्लब की अगर हम बात करें, तो हाल ही में यहाँ पर एम्बापे के रिगार्डिंग ऑफ कोर्स दोनों में हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है, फैसल अमारी और पीएसजी, और उस मीटिंग से जो निकल के बात आई है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें नसीर अल खिलाफी की, तो उन्होंने कहा कि देखो यार अगर एम्बापे हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करता है तो हम एक मल्टी ईयर का प्लान बना रहे हैं जिसका हार्ट एम्बापे होगा। दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा है कि लेकिन अभी अगर मैं अभी के सिनेरियो की बात करूं ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर डेफिनेटली जो बेस्ट इंटरेस्ट है दोनों पार्टीज के लिए, जिसमें तुम्हारा भी फायदा हमारा भी फायदा, वो यहाँ पर यह है कि भाई तुम जल्दी से बता दो हमें क्या सिस्टम है। कायदे से 31 जुलाई तक का टाइम था एम्बापे के पास कि वो बता दे कि 2024 के फर्दर वो पीएसजी के साथ रुकेगा नहीं रुकेगा, लेकिन जो फर्दर इसने 12 जून को बम धमाका करा है यहाँ पर, उससे तो हम सिंपल सा मान के चलते हैं कि भाई काम करते हैं, तू अभी बता दे हमें जुलाई के फर्स्ट वीक से पहले पहले बता दे कि तू रुकेगा या नहीं रुकेगा, क्योंकि फिर हमको किसी भी क्लब के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा। अब किसी भी क्लब में यहाँ पर रियल मैड्रिड, अब देखो तुमको समझना पड़ेगा कि रियल मैड्रिड को 200 मिलियन का प्राइस टैग पीएसजी भेजने वाली है कि 200 मिलियन से नीचे तो चाहिए ही नहीं, और 200 मिलियन में कंबाइंड पैकेज की बात नहीं कर रहा, ये फीस होगी। उसके बाद डेफिनेटली यहाँ पर 40-50 का यहाँ पर बोनस लगाया जाएगा। और तुमको याद भी मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई कैसे अब यहाँ पर काफी सारे जो आउटलेट्स है, अंडरग्राउंड आउटलेट्स है जो कि मेन स्ट्रीम में नहीं है, उन्होंने यहाँ पर इस चीज को क्रैक करने की कोशिश की कि 250 मिलियन का जो प्राइस है वो ऑलरेडी दे दिया गया है और उस पर अप्रूवल भी आ गया है रियल मैड्रिड का। लेकिन अगर हम मेन स्ट्रीम स्टोरी की बात करें तो वो भी ये मानते हैं कि रियल मैड्रिड का जो मूव है वो भी किसी को भी नहीं पता है। मतलब वही वाला बात है कि खेल ऐसा खेलो कि राइट हैंड से खेल ऐसा खेलो कि लेफ्ट हैंड को भी पता ना चले कि आपका डिसीजन मेकिंग अभी क्या है। ऐसे में यहाँ पर ये बताया गया है कि फैसल अमारी को कि वह सिंपल सा स्ट्रक्चर है, एम्बापे को हम फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन पहली बार हम एम्बापे के सामने झुकने वाले नहीं है। एम्बापे या तो भाई तू जा यहाँ से या फिर डेफिनेटली तू यहाँ पर रुकने वाला है फॉर मोर ईयर्स। अब एम्बापे की स्टोरी से हमको एक और स्टोरी जुड़ती हुई दिखती है और वो है यहाँ पर नेमार जूनियर की। अब देखो हाल ही में बताया गया है कि जब लेक क्विप की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई तो उसमें सबसे पहले ये चीज लिखा गया कि भाई प्री सीजन के लिए वो रिपोर्ट करने वाले अगले हफ्ते। ऐसे में यहाँ पर ये भी बता दिया गया कि भाई किलियन एम्बापे जाने के बाद ये कंफर्म है कि ऐसा नहीं है कि एमएनएम, मतलब देखो एमएनएम तो तोड़ दिया, लेकिन एमएनएम को जड़ से हटाना भी कोई पीएसजी का प्रोजेक्ट नहीं है अभी कि भाई यहाँ पर मेसी को भी भेज दो, नेमार को भी बेच दो। ये सब इसलिए किया जा रहा था कि अल्टीमेटली एम्बापे तो था, अब क्योंकि मेसी भी चला गया और एम्बापे भी चला गया, तो ऐसे में पीएसजी दो तरीके से देखते सिचुएशन को। भाई पहला चीज तो ये कि हमारे पास कमर्शियल पावर होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ है ही नहीं बिल्कुल भी, तो नेमार उसको टिक करता है। दूसरी चीज ये है कि नेमार को आपको ये समझना पड़ेगा कि लीड भी करवाना पड़ेगा, एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि गेम कभी भी चेंज कर सके। और ऐसे में आप देख लो कि एम्बापे लाइक अगर इवन बर्नार्डो सिल्वा, मैं मानता हूं कि बर्नार्डो सिल्वा को लिया है, लेकिन जो गेम चेंजिंग पावर नेमार के पास है वो बर्नार्डो के पास भी नहीं है, और ऐसे में पीएसजी को ये चीज पता है। तीसरी चीज आती थी भाई लुइस एनरिके की, अगर हम बात करें कि भाई जो इनका अपकमिंग मैनेजर है उसके साथ नेमार की अच्छी पटती है, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो कॉम्बिनेशन है और जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने की बात है वो भी काफी सही है। और चौथी बात करें तो भैया देखो एम्बापे और नेमार साउंडिंग वियर्ड और अजीब लगेगा, लेकिन एम्बापे का बिकना और उसको बेचना बहुत ईजी है इन कंपैरिजन टू नेमार। और नेमार का पर्सनल इंटरेस्ट अभी है भी नहीं कि वो यहाँ पर डेफिनेटली पीएसजी को छोड़ के जाए, वहीं एम्बापे को कुछ कह नहीं सकते, सीधी बात है। एम्बापे का तो भाई कोई कुछ कह ही नहीं सकता, एक कब क्या कर दे किसी को पता नहीं। खैर इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर लुका मॉड्रिच की। तो भाई गॉड्रिच यहाँ पर 1 साल और रुकने वाले रियल मैड्रिड की, और जब आप वो कथा सुनोगे ना रियल मैड्रिड की और गॉड्रिच की, तो आपको समझ में आएगा कि एक ऐसा प्लेयर जो कि 38 साल का होने वाला है
उसके लिए जब एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की बात आती है तो कितना स्पेशल है। लेकिन अगर मॉड्रिच के आप पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उस बंदे ने सऊदी का वन ऑफ द हाईएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और ये चीज खुद उसने मार्च में जाके पेरेस को बताई कि देख यार मैंने ऑफर रिजेक्ट कर दिया है बिकॉज मेरे को सिर्फ एक ही जगह रहना है और मैं उस समय वहां हूं और मेरे को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट और चाहिए। ऐसे में यहाँ पर मार्च में वर्बल एग्रीमेंट होने के बाद अब जून में इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि 1 साल और लूका मॉड्रिच यहाँ पर खेलने वाला है, यानी कि मॉड्रिच और टोनी क्रूज दोनों ही नए सैंटियागो बर्नाब्यू में खेलेंगे। लेकिन इसके साथ अगर आप रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव देखोगे तुम सोचोगे यार ठीक है एवरीथिंग इज गोइंग इमोशनल, बट रियल मैड्रिड की जब हम बात करते हैं, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो और आप यहाँ पर ये कह रहे हो कि यार ठीक है हम लूका मॉड्रिच को 1 सीजन के लिए और रख लेते हैं, तो बात थोड़ी समझ में आई नहीं। देखो जब आप यहाँ पर ट्रेनिंग की बात करते हो, जैसे हम एक्सक्लूसिव आर्टिकल जब मैं पढ़ रहा था, जब काफ़ी सारे पीसीज में पढ़ रहा था कि कितना क्या है अंदर की बात, क्या है कैसी है और कैसे मैटर करता है, तो आपको समझ में आएगा कि जो आप वाल्दे बेबस यानी कि ट्रेनिंग की बात करते हो उसमें लूका मॉड्रिच का जो इनपुट रहता है, जो प्लेयर्स को गाइड करने की बात होती है, और खुद यहाँ पर लूका मॉड्रिच की जिस तरीके से परफॉर्मेंस आती है, आप ऐसा भी नहीं कह सकते ना कि वो मिलनर है या फिर जॉर्डन एंडरसन है, ऐसा तो है नहीं। लूका मॉड्रिच स्टिल इज गोइंग लाइक एब्सोल्युटली बॉन्कर्स, वर्ल्ड क्लास एबिलिटी और खेल भी उसी लेवल पे रहा है। तो आपके पास यहाँ पर एक ऐसा प्लेयर है जो कि ईगोइस्टिक नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर डेफिनेटली आपके यंग प्लेयर्स को नर्चर कर सकता है, और उससे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ तो और हो ही क्या सकती है। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं हम यहाँ पर थोड़ी मैनचेस्टर सिटी की। तो भाई यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि जिस स्टोरी को अभी तक इस तरीके से डेवलप किया जा रहा था कि अगर ऑफर आ गया तो मान के चलो कि सिटी जीत गई, और अब फाइनली यहाँ पर ऑफर आ गया है। लेकिन सही बात बताऊं तो ऑफर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ पर लुक्रेटिव है नहीं, क्योंकि अगर हम आर्सेनल के ऑफर की बात करें तो वो 75+15 था, और अगर सिटी की बात करें तो वो 80+10 है। अब ऐसे में तुम्हें मान के चल रहा हो कि ठीक है 5 मिलियन ट्रांसफर फी बढ़ा दी और 10 मिलियन यहाँ पर बोनस फी रख दिया, वहीं आर्सेनल ने 75 रखा था ट्रांसफर फी और 15 बोनस पे कर दिया था। लेकिन ऐसे में तुमको समझना पड़ेगा कि आर्सेनल का जो इंटेंट है और इंटेंशन ये है कि वो बढ़ा देंगे, वो बल्कि इसको 85 भी कर सकते हैं, और शायद से वो 85+10 करके इसको 95 भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली वेस्ट हैम के पास कोई हरी नहीं है मैनचेस्टर सिटी का ऑफर एक्सेप्ट करने की। अच्छा, इसमें यहाँ पर अभी तक ये भी कंफर्मेशन नहीं आया है कि डेक्लन राइस सिटी के ऑफर का वेट कर रहा था, या फिर कहीं ना कहीं वो सिटी के प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा मेस्मराइज्ड है। ऑफ कोर्स यार, कोई भी प्लेयर होगा वो मैनचेस्टर सिटी के ऑफर की तरफ एक बार देखेगा जरूर, इवन इफ उसको पता है कि वो कोई और क्लब ज्वाइन करना चाहता है या फिर किसी और को हाँ कर दिए। लेकिन सिटी एक ऐसा क्लब है जिसका ऑफर आता है तो ठीक है, आंखों को भा जाता है वो। लेकिन ऐसे में आर्सेनल की जो इंटेंट है वो सिंपल है कि भाई ठीक है, हम सिटी का आउटबिड कर देंगे, और करना ही पड़ेगा क्योंकि यहां पर हार ना नहीं सकते। साथ ही अगर आर्सेनल की बात करें तो उनकी यूरियन टिम्बर वाली जो डील है वो भी काफी अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है। अच्छा, इसी के साथ यहाँ पर 2-3 डील की और बात करते हैं। सबसे पहले तो भाई यहाँ पर टॉटनहम एक सेंटर बैक की तलाश में, और ऐसे में यूवेंटस के ब्रेमर की बात चल रही है। अब यूवेंटस ने ब्रेमर पे 80 मिलियन का प्राइस टैग लगाया है, तो ये काफी ज्यादा है। एंड लेट्स सी, आई थिंक यहाँ पर यूवेंटस इतनी बड़ी टॉटनहम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगी या नहीं करेगी अंडर नए मैनेजर चोदलेपोग्लू। इसी के साथ अगर बात करें पर आर्डा गुलर की, तो भाई ये 18 साल का लौंडा भाई, इसने तबाही मचा रखी। द नेक्स्ट मेजर ओजिल बताया जा रहा है। फिर टर्किश मेसी की हम बात करें तो ये टर्म दिया जा रहा है इस बंदे की। अगर हम बात करें तो रियल मैड्रिड पर्टिकुलर काफी इंटरेस्टेड है, लेकिन तो मैं सही बात बताऊं, जितना रिपोर्ट किया जा रहा है मैड्रिड उतनी फेवरेट है नहीं इसमें। अब देखो, कायदे से यहाँ पर एक मिडफील्डर है, लेकिन ये फॉल्स विंगर भी खेल सकता है, लेकिन ऑपरेट करने वाला जो एरिया है इसका वो सेंट्रल ही है। अब यहाँ पर तुमको समझना पड़ेगा कि जहां बंदे का रिलीज क्लॉज 17.5 मिलियन है, वैसे में तो और यूरोपियन क्लब्स पागल हो जाने चाहिए। खैर, यूनाइटेड अभी भी नहीं है, मतलब ये हो कि चर्चा में तो आए कहीं। ऐसे में यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी की बात करें, आर्सेनल की बात करें, चेल्सी की बात करें, या फिर और बड़े क्लब्स की बात करें, उसमें ये रियल मैड्रिड भी घुस गई है। अब ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि अभी का सिस्टम ये बन रहा है कि भाई आर्दा गुलर को या तो रियल मैड्रिड 2 तरीके से साइन कर सकती है भाई। या तो ये है कि इसमें इसको हम कसिया भेज देते हैं, जो कि ऑफकोर्स तुमको लगेगा थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा, और आर्दा गुलर इसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, जो बंदा ऑलरेडी यहाँ पर 5-6 एक्सपीरियंस कर चुका है टर्किश सीनियर नेशनल टीम के लिए, और जिसको टर्किश मेसी की बात करें या फिर यहाँ पर नेक्स्ट मेजर ओजिल की बात करें, यह टर्म दिया गया, वो यहाँ पर किसी भी क्लब के चाहे कितना ही बड़ा हो उसके एकेडमी में क्यों जाएगा। दूसरी चीज जो थोड़ा सा बिलीवेबल लगता है वो ये है कि भैया ऐसा हो सकता है कि साइन हो जाए और फिर 2024 यानी कि एक और सीजन के लिए उसको फर्नाबाशे यानी कि जिस क्लब में वो भी है उसी क्लब में खेलने दिया जाए, और 2024 में एंड्रिक की तरह उसको रियल मैड्रिड में ज्वाइन करने दिया जाए। ऐसे में ये होगा कि टोनी क्रूज की बात करें और लूका मॉड्रिच दोनों छोड़ के चले जाएंगे, और एक ऑफकोर्स यहाँ पर उसके लिए स्पेस भी बन जाएगा। अब यहाँ पर तीसरी चीज ये है कि अभी जो 17.5 मिलियन बताया जा रहा है, इस डील इससे काफी महंगी होने वाली है। पर ऑफकोर्स देखो, रिलीज क्लॉज 17.5 मिलियन है,
तो क्लब का तो कट गया, क्लब को तो इससे ज़्यादा नहीं मिलते, ठीक है। अब ये हो सकता है कि बिडिंग पावर ही अलग चले जाए तो वो नेक्स्ट लेवल चीज़ हो जाती है, लेकिन ट्रांसफर फी जब फिक्स्ड है तो खेल तो खेला जाएगा सैलरी में और कमीशन में। और यहीं पर ही बताया जा रहा है कि ये डील सही में काफ़ी ज़्यादा महंगी होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले तो जहाँ आर्डा गुलर, देखो पैसे तो मांगे गुलर, लेकिन उसके पास ना सैलरी मांगने का भी एक हक है। दूसरी चीज़ ये कि उसका एजेंट भाई कमीशन मांग रहा है ताबड़तोड़, उसको चाहिए कमीशन, और कमीशन जो ज़्यादा दे देगा वो निपटा देगा ये डील को। तो जो डील 17.5 की लग रही है वो एक्चुअली में इतनी सस्ती होने वाली नहीं है। और क्या, टू बी ऑनेस्ट विद यू, रियल मैड्रिड को एक बार फिर से पूछना पड़ेगा कि भाई क्या हमको ये प्लेयर चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर नीड की बात आ जाती है कि जब टेबल पे सब बैठेंगे और आर्डा गुलर को कन्विंस कर रहे होंगे कि हमारे क्लब को ज्वाइन कर, तो वो दो चीज़ देखेगा, किसको ज़्यादा ज़रूरत है और कहाँ पे उसकी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो होने वाली है। इसी के साथ यहाँ पर रॉबर्टो फर्मिनो भाई अल हाली जाने वाले हैं और टॉक्स बहुत सही से प्रोग्रेस हो रही हैं, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे चांसेस हैं कि रॉबर्टो फर्मिनो सऊदी का नेक्स्ट बिग टारगेट और बिग साइनिंग हो सकती है। इसी के साथ अगर अल नसर की बात करें तो अल सैक्सी नसर भाई अब यहाँ पर आरसी लेंस के मिडफील्डर फोफाना पे ट्राई कर रहे हैं। ब्रोजोविच की साइन को कंफर्म करने के बाद अब वो यहाँ पर एक और मिडफील्डर को लेके आ रहे हैं, फोफाना। टू बी ऑनेस्ट अल नसर धीरे धीरे बैक इन द गेम आ रही है। जीएच को लेके आ रहे हैं, ग्रीजमैन पे बात चल रही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टे कर रहे हैं, यहाँ पर डेफिनेटली फोफाना है एंड यहाँ पर ब्रोजोविच आ गया है। अब यहाँ पर उनको सेंटर बैक की सख्त जरूरत है, और उसके साथ ही वो गोलकीपर पे भी यहाँ पर क्लिंच डाउन करने वाले हैं। ऑफ कोर्स भाई इनमें मैनेजर नहीं है, ये कैसे भूल गए हम,